ऑफ यू। आप सभी का प्रेरणा हायर लर्निंग सेशन में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं हर्ष बेटा जी को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो आएँ और हमारे गेस्ट को बुके के साथ स्वागत करें। आपका प्रेरणा हायर लर्निंग में स्वागत है भैया। थैंक यू बेटा जी। Very warm welcome to respected guests, Vice Principal, teachers and my dear students present here. I am Vibha Gautam, a teacher and coordinator in Prerna Vidyalaya, and I am feeling privileged to welcome you all in Prerna Higher Learning speaker series, which is an initiative that go beyond academic excellence by inspiring students through life journey, experience, wisdom of our individual who is very interesting ways of their life, diverse ways of their life. Prerna Higher Learning Speaker Series was vision that provide a platform where our senior student could directly interact with eminent leaders, professionals, administrators, educators, entrepreneurs, and artists. Through these meaningful interaction, students gain valuable insights into leadership, character, and value required to build a meaningful life. Over the period of years, we have had the honor of hosting eminent personalities, including Mr. Pradeep Gupta ji, IPS, Additional Journal of Police, Chhattisgarh, Mr. Ranbir Sharma ji, IAS, Bemetara, IAS, Collector of Bemetara, Dr. Geeta Venurangi ji, Dean of Hyderabad Medical College, and prominent stem cell researcher, Mrs. Geeta Patel, District Judge, Janjgir Chapa, Mr. Kumar Rajesh, famous journalist, and Ashrita ji, which is well-known actress, and several other inspiring youth personalities whose experience have enriched and motivated our students. Today we are delighted to welcome our guest whose journey reflects dedication, purpose and selfless service to the society. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं भैया यहाँ पे। हमारे साथ इसी सीरीज में उपस्थित हैं माननीय श्री अमित कुमार सिन्हा जी। मैं उनका संक्षिप्त में आप लोगों के साथ परिचय रखना चाहूँगी। श्री अमित कुमार सिन्हा जी एक सोशल एंटरप्रेन्योर, थिएटर प्रैक्टिशनर और चाइल्ड राइट प्रोफेशनल हैं। 2003 में इनका एजुकेशन बैचलर इन आर्ट्स हुआ, जो हुआ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी दिल्ली से, जिसमें इनकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी रहे। पिछले 22 वर्षों से भी अधिक से आप स्ट्रीट कनेक्टेड और अंडर प्रिविलेज, जिनको सुविधा कम मिलती है, ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। आपने उनके एजुकेशन, प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन, लीडरशिप, डेवलपमेंट, कम्युनिटी एम्पावरमेंट में लगातार काम किया है। वर्ष 2003 में आपने दिल्ली में स्थित जमघट संस्था की स्थापना की, जिसमें आप अभी वर्तमान में फाउंडर डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। आपके नेतृत्व में संस्था चाइल्ड प्रोटेक्शन, एजुकेशन, लाइफ स्किल, थिएटर, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और फैमिली स्ट्रेंथिंग जैसे कार्यक्रमों को संचालित कर रही हैं। इसके साथ ही आप संस्थान के लिए स्ट्रेटजी प्लानिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट, फंड रेजिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और गवर्नमेंट, CSR और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो भी प्लान्स और पार्टनरशिप स्टैब्लिश करना है, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इससे पहले वर्ष 2001 से 2003 तक आपने प्रवाह के साथ थिएटर आर्टिस्ट और थिएटर ट्रेनर के रूप में कार्य किया, जहां आपने शिक्षा, चाइल्ड राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ और सोशल जस्टिस जैसे विषयों पे
लगभग 400 स्ट्रीट प्ले प्रस्तुत किए। आप स्टेप्स फॉर चेंज के को फाउंडर भी रहे, जहां थिएटर के माध्यम से पर्यावरण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर अवेयरनेस का कैंपेन संचालित किया जाता है। श्री अमित कुमार सिन्हा जी की बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने थिएटर फॉर डेवलपमेंट को केवल कला न मान के बल्कि एजुकेशन, लीडरशिप और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक प्रभावी माध्यम बनाया। आपके मार्गदर्शन में सैकड़ों बच्चे और युवा शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के क्षेत्र में अनेक पहचान बना चुके हैं। आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें आपके अनुभव, मेहनत और सीख को सुनने का मौका मिलेगा, और मुझे यकीन है कि आपके इस जर्नी से हमारे बच्चों को बहुत सारी ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि इन चीज़ों को करने के पीछे कैसा मोटिवेशन रहा और कैसे इन चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। तो विदाउट किसी देरी मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी भैया कि आप आएँ और अपनी लाइफ की जर्नी हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। बताएंगे और एक हमने ना नाटक बनाया है, आप लोग देखना चाहेंगे क्या? देखना चाहेंगे? इससे पहले कुछ एक्टिविटी, हाँ तो सबको ऐसे करना है, सबको कोई कंजूसी नहीं। और अगर हम कुछ भी शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले हम ना थोड़े ऐसे ही कि जब तक आप लोग ताली नहीं बजाएंगे और एक साथ ताली नहीं बजाएंगे तब तक हम शुरू ही नहीं करते हैं। ओके, 1 2 3 गो। साथ में बजानी है। ओके, 1 2 3 गो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि साथ में मेरे साथ मेरे को फॉलो करना है। हाँ, करेंगे क्या? ओके, 1। अब देखते हैं एक साथ कैसे बजाते हैं। जब बजा देंगे फिर हम करेंगे। अब वही बात। ओके, 1 2 3 गो। मैं बोल रहा हूँ मेरे को फॉलो करो। ओके, 1 2 3 गो। एक साथ बजानी है। जब तक एक साथ नहीं बजाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं करने वाले। ओके, 1 2 3 गो। ओके, 1 2 3 फाइनल। 1 2 3 गो। ओके, फाइनल। हाँ, 1 2 ये मैच जीतेंगे। 3 उसको आपको फॉलो करना है। हाँ, ठीक है। जब मैं बोलूंगा 1 तो आपको अपने सर पे हाथ रखना है। 1, सबको याद है ना 1 पे क्या करना है? 2 3 4 5। सबको याद है? याद है क्या? 1 2 3 4 5। ठीक है, पक्का? 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। 1 नंबर में कुछ भी बोलूंगा आपको ठीक ठीक करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4
ठीक है ना? ओके 1 3 जो अब एक फर्स्ट टाइम माफ, हाँ फर्स्ट टाइम माफ। अब जो भी ऐसे से करेगा वो भी आउट है। हाँ, ठीक है ना? ओके 1 5 ओके फाइनल 2 बार माफ। अब जो गलती करेगा वो आउट। हाँ 1 4 ओके फाइनल देखते हैं कौन अच्छा कर रहा है। हाँ 1 2 फिर से कर रहा हूं 3 4 5 1 5 1 3 थैंक यू सबको। कैसा लग रहा है? अच्छा ओके थैंक यू। तो हम लोग मैंने और इरफान ने सोचा था कि हम आके और अपने बारे में बताएं। तो मेरे को ना ये माइक पकड़ के बोलने में ना बहुत अजीब सा लगता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा एक नाटक दिखाएं और नाटक दिखाने के बाद फिर बातचीत करें। तो आप लोग तैयार हो क्या नाटक देखने के लिए? पक्का? ओके तो जब तक ताली नहीं बजाएंगे तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। जूता पॉलिश, जूता पॉलिश, 5 रुपए जूता पॉलिश। ना बहन जी, जूता पॉलिश अच्छे से करता हूँ। 5 रुपए 10 रुपए जूता पॉलिश अच्छे से करता हूँ। चमका दूंगा पूरे जूते। जूता पॉलिश, जूता पॉलिश, जूता पॉलिश कराना है बहन जी। जूता पॉलिश, जावेद जूता पॉलिश। सुनो सुनो जावेद वो आप ना वो उसको पैसे दे देना और ईमेल भी भेज देना। हाँ हाँ सुनो ईमेल भेज देना और पैसे दे देना और ऑफिस में एक शाम को अपडेट ले लेना सबसे। हाँ साहब अरे भैया देख नहीं रहे? चलो हेलो हाँ ठीक है मैं फोन कर रहा साहब जूते चमका दो, पॉलिश कर दो। हूँ। ठीक है कर दो 10 रुपए। हाँ हाँ साहब वही ना बात। साहब इधर कपड़े में नहीं लगना नहीं चाहिए। लगेगा। हाँ अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है साहब। अच्छा बता हाँ बहुत अच्छा हो गया साहब। हो गया। हाँ इधर हाँ अच्छा साहब सही चमक रहे साहब। ठीक है साहब पैसे हाँ वैसे साहब जूता पॉलिश किया ना। ठीक है ये लो 5 रुपए साहब 10 रुपए होते हैं साहब। साहब 10 रुपए 10 रुपए 5 रुपए में करवाता हूँ मैं। साहब सुबह का नहीं घटाना साहब, कर दो साहब। 5 रुपए से ज्यादा देता नहीं हूँ तुमको, 10 रुपए कैसे दूंगा? साहब सुबह 5 रुपए कुछ नहीं मिलता साहब, चाय पी लूंगा। चलो जाओ यहाँ से। साहब दे देना मैं बोल रहा हूँ जाओ यहाँ से। साहब दे देना जाओ यहाँ से। साहब दे दो ना साहब। साहब दे दो ना साहब, मेरे 10 रुपए तो दे साहब। 10 रुपए 10 रुपए चाहिए 10 रुपए चाहिए। चाहिए सुबह से जूता
साहब जूता पॉलिश, जूता पॉलिश अच्छे से करता हूँ साहब। कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे को आज, पूरा बहुत बुरी तरह से खाना मेरे को इसमें। धुम पिचक धुम ताकुम ताकुम 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 धुम पिचक धुम। अरे छोटू नहीं आया अभी तक। छोटू, अरे ओ छोटू, नहीं कहाँ रह गया? धुम पिचक धुम ताकुम ताकुम धुम। आ गया? हाँ कहाँ था? खेल रहा था। खेल रहा था। और ये काम कौन करेगा? मैं हाँ, कहाँ खेल रहा था? मैं पार्क में। मेरे पैसे मुझे दे दो। नहीं हाँ, नहीं चल ये ले चाय, ये पकड़ और चाय बेच के आ जल्दी से। चाय 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 स्पेशल चाय चाय चाय। अरे छोटू, हाँ हाँ साहब इतना 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 समय लगाएगा? हाँ, तेरे को बोला था जल्दी जल्दी बेच के आएगा। हाँ, ये ले चाय ले, जल्दी से चाय 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 चाय। लो साहब, ये समय पे नहीं आता है। हाँ, तेरे को कितने बार बोला है चाय जल्दी जल्दी बेच के आया कर, ठीक है ना? आप तेरे को काम करना नहीं करना? करना है करना है ना? करना है। चल ये ले जा जल्दी। हाँ जल्दी 2 मिनट के अंदर। चाय 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 चाय। छोटू, अरे छोटू, पता नहीं कहाँ मर गया। देखा क्या तुमने? कहाँ है? लो, ओए, 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 मालिक माफ कर दो सर। मालिक ये मेरे सारे कप टूट गए मालिक। कैसे कैसे चल गए? मुझे चक्कर आ गए थे मालिक। चक्कर आ गए? चक्कर आया है? गिलास के पैसे कौन देगा? मैं मेरी तनख्वाह से काट लेना मेरी मालिक। तनख्वाह कितनी मिलती है? 2000 रुपए। 2000 में तो 200 रुपए के तो गिलास तोड़ दिए। मालिक एक टाइम का खाना मत देना मालिक। मेरे चल चल यहाँ से, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। काम पैसे मत निकालो मालिक। मैं क्या खाऊंगा मेरे को नहीं पता। मालिक? जो मैंने 8 महीने काम किया उसके पैसे दे दे। कौन से पैसे? जो तूने गिलास तोड़े वो कहाँ से आएगा? चल भाग यहाँ से। मालिक मेरे पैसे दे दे दो। गिलास जो तोड़े कोई पैसा, और जो तूने खाया उसके पैसे। चल भाग यहाँ से, भाग। मालिक मेरे पैसे तो दो। दो मेरे पैसे। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए सर, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे लोग मजदूरों की तरह काम करवा लेते हैं हम बच्चों से। दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, पूरे दिन लगे रहते हैं, खाना भी नहीं देते लोग। और जब पैसे मांगने जाओ तो मारते हैं। क्यों होता है उन बच्चों के साथ ऐसा? Thank you.
लेकिन सवाल ये है कि हम क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे और क्या देखा आपने। कोई भी बोल सकता है। कोई बताना चाहेगा क्या देखा। बैठ के बैठे, खड़ा होके नहीं, ऐसे बैठ। इसमें ये एक्ट में ये हो रहा था कि जो बच्चा था उसको उसने काम किए थे लेकिन उसके पैसे नहीं मिल पा रहे थे उसको, और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। उसने पूरी मेहनत से सारे काम किए थे लेकिन उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे थे, और जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा था उस हिसाब से उसको उसके मेहनत के फल नहीं मिल रहे थे। बहुत अच्छा। क्लैप। आपका नाम क्या है? निधि। कोई और बेटे इधर से जो समझ में आया। नहीं? हाँ, बेटे बताओ ना। तो जो फर्स्ट स्टोरी थी उससे हमें ये समझ आया कि हमसे जो कम, जिनके पास पावर्स कम है, हम लोग जो बड़े लोग होते हैं उनको दबाने का ट्राई करते हैं और मारा पीटी करते हैं और उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते। बहुत अच्छा। स्वीकृति। ताली बजा दीजिए। कोई और बोलना चाहता है? इधर से यस बेटे जी। बाल मजदूरी करवा रहे थे। बाल मजदूरी करा रहे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बेटे जी पीछे से? नहीं? ठीक है। तो यस, जो आप लोगों ने बोला, जो निधि ने बोला, जो सबने बोला, हम ये कर, मतलब इसमें यही दिखा रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने क्यों दिखाया, क्योंकि हम पिछले 22-23 साल से 23 साल अक्टूबर में कंप्लीट होने वाला है। हम एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम जमघट है, और जमघट अभी दिल्ली में 864 बच्चों के साथ हम काम करते हैं। और ये वो बच्चे हैं, आवाज आ रही है ना पीछे तक? अच्छा, तो नहीं ऐसे कीजिए, तो कैमरा के लिए बैठे होंगे। तो हम लोग 864 बच्चों के साथ काम करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर में 23 साल कंप्लीट होने वाला है। हमने फर्स्ट प्ले जो किया वो अभी इंग्लैंड के राजा हैं जिनका नाम किंग चार्ल्स है, अभी वो किंग चार्ल्स हैं। तो उनके सामने हमने एक नाटक बनाया जिसमें इरफान थे। आप लोग किंग चार्ल्स के बारे में जानते हैं ना? ऑफ कोर्स जानते होंगे। जानते हैं क्या? नहीं? इंग्लैंड के राजा जानते हैं? जरूर इसके बाद जब भी समय हो थोड़ा पढ़िएगा उनके बारे में। तो उनके सामने हमको एक नाटक करना था, और उससे पहले मैं अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ के थिएटर कर रहा था। एक कैंपेन था जिसमें हम लोग पूरे भारत में ट्रैवल किया। ग्रीन पीस करके एक संस्था था, तो इन्वायरमेंट को लेके हमने पूरे भारत में जाके नाटक किया। नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी लोगों को समझ में आता है, पर जब हम और दूसरे स्टेट साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने जो नाटक बनाया, जो ग्रीन पीस के लिए किया, वो माइंड थिएटर किया। उसमें सिर्फ जैसे अभी हम कर रहे थे धूम पिचक दुम ताकुम ताकुम, और वो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी ना कि मैं क्या कर रहा था, चाय बना रहा था। तो हमने पूरे भारत में नाटक किया, और उसके बाद फिर 2003 में एक काफ़ी नोन है थिएटर आर्टिस्ट जिसका नाम लोकेश जैन है, उनके साथ प्रिंस चार्ल्स के सामने एक नाटक बनाने का मौका मिला।
और चैलेंज ये था कि जो बच्चे थे, प्रिंस चार्ल्स को हिंदी समझ में नहीं आता, और जो बच्चे थे जिनके साथ हम नाटक बना रहे थे वो सारे बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो हमने माइंड थिएटर यूज़ किया, बिना कुछ बोले अपनी बात को प्रिंस चार्ल्स के सामने दिखाना है। 15 मिनट का नाटक हमने बनाया, जिसमें इरफान भी थे। 20 दिन का वर्कशॉप किया, और ये वो बच्चे थे जो सड़क पर रहने वाले बच्चे थे। सब जो अभी आपने नाटक में देखा, सब बच्चे बुट पॉलिश करने वाले, चाय के टपरी पे काम करने वाले, कबाड़ी चुनने वाले, और ज़्यादातर बच्चे जो थे वो नशा करते थे। नशा, आप वो सुलेशन पीते थे। सुलेशन आपको पता है क्या होता है? नहीं? जब हम कुछ लिखते हैं और उसको मिटाते हैं, इरेजर को यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते थे बच्चे, इनहेल करते थे और उससे वो नशा करते थे। वाइटनर आपने कभी यूज़ किया? वाइटनर का पेन भी आता है ना? तो उसको इनहेल करते थे और उससे वो नशा करते थे। और नशा का अलग अलग फॉर्म को यूज़ करते थे। तो कोई बच्चा स्मैक पीता था, कोई बच्चा गांजा पीता था, अलग अलग फॉर्म यूज़ करते थे और वो नशा करते थे। तो 20 दिन के लिए साथ में आए और हमने उनके साथ एक नाटक बनाया और उन्होंने परफॉर्म किया। फर्स्ट प्ले प्रिंस चार्ल्स के सामने हुआ, और उसके बाद प्लान था कि हम पूरे भारत में घूमेंगे और जनता को दिखाएंगे कि सड़क पे जो सिचुएशन है, जो बच्चे रहते हैं, वो बहुत बुरे सिचुएशन में है। तो ये मकसद था। तो जमघट 2003 में शुरू हुआ, और उसके बाद फिर हम अलग अलग जगह पे नाटक परफॉर्म करते थे। और तो ये शुरुआती समय की कहानी है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जमघट में 864 बच्चे हैं जिनके साथ हम डायरेक्ट काम करते हैं। पहले हम बच्चों को 24 घंटा घर में रखते थे और उनको हम सारी फैसिलिटी देते थे, खाना, रहना, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग। जो भी बच्चा अगर कुछ सीखना चाहे तो उस तरह का जो भी उनका मन होता था तो उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। लेकिन अभी 2025 में और 2024 में एक लड़कियों का होम था और एक लड़कों का होम था। तो हमने दोनों बंद किया, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह का चैलेंज हमारे सामने आ रहा था, वो ना बहुत हमसे सवाल पूछते थे। पहले काम जब हम करते थे तो उतना चैलेंज नहीं था। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब शुरुआत जमघट का हुआ था तो 2007-8 में मृदु दीदी ने जमघट को बहुत हेल्प किया, और उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक सरकार ने हमको एक जगह दिया था। ये तो बहुत बहुत अच्छा स्कूल है। हमको जो जगह मिला था वो टीन का जगह मिला था। टीन समझते हैं? तो उसका जगह मिलता। गर्मी में वो इतना तप जाता था कि वो उसमें रहना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। तो जब दीदी ने ज्वाइन किया और दीदी के दोस्तों ने ज्वाइन किया, वॉलेंटियर करना और सपोर्ट करना शुरू किया, तो हमने वो जगह छोड़ के एक इस तरह के घर में हम आए। 2 रूम था, एक बाथरूम और एक किचन था, और वहाँ पे 15-16 बच्चे साथ में रहते थे। और वहाँ से जमघट, मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रगल, उससे पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे, पर उसके बाद फिर हमको सारी सुविधाएं मिलना शुरू हुई। हमको मतलब बच्चों को, बच्चे उसके बाद स्कूल जाना शुरू हुए, बच्चे उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग करना शुरू हुए। वहाँ से हम बच्चों को घर भेजना शुरू किया हमने, उनको रिहैब करना शुरू किया। रिहैब का मतलब बच्चा अगर कोई सड़क पे 5 साल 7 साल पहले आ गया है किसी कारणवश, तो उसको वो जब घर में रहना शुरू करते थे तो फिर उनको अपने घर की याद आती थी। तो वो बोलते थे कि भैया मेरे को घर जाना है। तो मैं उसी समय उन बच्चों को, जो भी बच्चा बोलता था उसको घर ले जाता था, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इस तरह के स्टेट से ज़्यादातर बच्चे आते थे, तो मैं उनको घर ले जाता था। पिछले 22
23 साल में हमने करीब 150 बच्चों को उनको उनके घर से जोड़ा है, नहीं तो वो पढ़ाई करके 12th क्लियर किया है, उसके बाद कॉलेज में गए, अच्छे कॉलेज में 12वीं करने के बाद उन्होंने चूज़ किया कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं इस कॉलेज में जाना है, क्योंकि इस कॉलेज में मेरे सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है। तो वहाँ से वो बच्चे निकल के अभी अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, और ऐसे 150 बच्चे हैं जो सड़क से अभी एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। हाँ, और उसके बाद फिर काम भी कर रहे हैं जो उनको करना था। तो कोई आपने गीतांजलि सैलून का नाम सुना है? बहुत बड़ा सैलून है। तो एक लड़का उसमें काम करता है और वो करीब 50 से 55 हज़ार रुपया अर्न करता है। एक लड़की अभी उसने ग्रेजुएशन किया DU से, और उसका कमला नेहरू एक कॉलेज है दिल्ली, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें उसका एडमिशन हो रहा था, उसमें उसने एडमिशन नहीं लिया, फिर किसी और जो उसका सब्जेक्ट था किसी और कॉलेज में था तो उसमें एडमिशन लिया। अभी वो एक डेवलपमेंट सेक्टर में ही उसका मन था, तो उसने ग्रेजुएशन किया, फिर MA किया, और फिर वो अभी डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही है। आपको पता है इरफान जो है वो फर्स्ट बैच के बच्चे हैं जिन्होंने किंग चार्ल्स के सामने नाटक किया, और अभी जमघट में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 864 बच्चे हैं, 8 सेंटर है, हर सेंटर में करीब 50 बच्चे आते हैं, उन बच्चों को इरफान नाटक सिखाते हैं। और मैं चाहूँगा इरफान थोड़ा और बताएं अपने बारे में। तो इस तरह का काम हमारा रहा है। जमघट में नाटक तो हम करते ही हैं, पर इसके अलावा हम दूसरे जगह जाके दूसरे स्कूल में हम एक बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये दूसरी बार है, मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और पहले भी जब आया था तो बहुत अच्छा था, और मेरे को थिएटर करने में बहुत मज़ा आता है। कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं? कुछ जानना चाहते हैं मेरे से? इरफान थोड़ा बताना चाहोगे आप? क्योंकि हम लोग थिएटर वाले बंदे हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सॉरी, आवाज़ आ रही है? नहीं, पर वो उसके लिए चाहिए। अच्छा, इसके लिए सॉरी। तो मेरा नाम इरफान है, और जैसे अमित भैया ने बताया कि हम लोग एक संस्था चलाते हैं जमघट, और मेरा जो शुरुआती दिन रहे, मैं भी घर से भाग के आया था। तो जैसे अमित भैया ने बताया कि जोड़ा लोगों को, घर से जोड़ा, तो वैसे ही मेरी कहानी थी। तो मैं भी घर से भाग गया था, कुछ ना कुछ कारण थे, तो उसकी वजह से। और जो मेरा सपना था कि मैं ड्रमर बनूं, मैं ड्रम बजाऊं, जितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं मेरे को मैं वो बजाऊं, और मैं नाटक करूं। तो अमित भैया ने बोला ना कि सक्सेस स्टोरी बनी लोगों की, बच्चों की, तो मैं भी जो है ऐसा कुछ करना चाहता था जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मैं करना चाहता हूँ। तो अमित भैया ने सुना, और मैं जो है ड्रम बजाता हूँ, ढपली बजाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, मतलब 8-9 आइटम मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। और साथ में दिल्ली के अलग अलग जो हमारे सेंटर है वहाँ पे बच्चों को नाटक सिखाता हूँ, गाने जो भी मेरे को आता है मैं वो सिखाता हूँ बच्चों को। और एक और चीज़ है कि गाने के साथ साथ मैं उनको उस काबिल बनाता हूँ जो उनकी अंदर की जो इच्छाएं हैं वो दबी पड़ी होती है कि मुझे गाना नहीं गाना, मैं इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं नहीं गा पाऊँगा।
या नहीं गा पाओगे, तो उसको निकालने का काम मेरा है। मैं उनको मौका देते हैं हम लोग कि आगे बढ़ो, कोई देखने वाला नहीं है, तो ये करता हूँ मैं। और आज अच्छी खासी मेरी फैमिली है और मैं जमगढ़ में एज ए थिएटर कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। और अभी मेरा सपना है कि जितने भी सेंटर है उसमें से एक इरफान निकल के आए। इरफान क्यों निकल के आए? क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इरफान 8 लोकेशन पे हर दिन अलग अलग दिन पे जाते हैं और बच्चों को नाटक बनाते हैं। और अभी हमारा एक फंक्शन हुआ था जिसमें 8 जगह के बच्चे लोगों ने परफॉर्म किया था और वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। इरफान उस दिन नहीं थे, पूरे टीम के सामने मैंने इरफान के बारे में बताया कि कितना अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। और वो बच्चे लोगों का जो उम्र है वो 10 साल से लेके और 15 साल के उम्र के बच्चे हैं। और ये सारे बच्चे जो हैं वो सड़क पे रहने वाले बच्चे हैं, बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, सुबह 4 बजे उठ के कूड़ा बीनते हैं, और बहुत सारा इलीगल भी काम करते हैं। जैसे एक लोकेशन ऐसा है जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिलके इलीगल लिकर बेचते हैं। लिकर समझ में आता है? दारू बेचते हैं। और फिर वो ठेला में धक्का लगाने का भी काम करते हैं, कूड़ा उठाने का काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एकदम पास में है, तो लोग ना चोरी का मोबाइल बच्चे खरीद लेते हैं या पेरेंट्स खरीद लेते हैं और फिर वो दूसरों को बेचते हैं। तो इस तरह का काम करते हैं। तो उस जगह के बच्चे लोगों ने अभी आया नगर में हमारा एक सेंटर है, वहाँ पे परफॉर्म किया था, वो बहुत ही अच्छा था। तो हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ से बच्चे निकले और जो थिएटर वर्कशॉप इरफान अभी 8 जगह कर रहे हैं, वो बच्चे वो काम करें। और इरफान यहाँ पे जैसे हम आए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमको बुलाते हैं थिएटर वर्कशॉप के लिए, तो इरफान वहाँ जाएं और थिएटर सिखाएं। तो ये हमारा आगे का विज़न है। हाँ, मैं जो घर से भागा था वो मैं भागा था 8-9 साल की उम्र में। तो जब मैं भागा था मुझे कोई पता नहीं था कि कहाँ पे खाना मिलेगा, कहाँ पे क्या होगा। तो धीरे धीरे पता चला और फिर उसके बाद मैं कनाट प्लेस में सीपी में एक जगह है, हनुमान मंदिर है वहाँ पर। तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे खाना मिलता था, सब कुछ अच्छे से होता था। वहाँ पे गया मैं और फिर कुछ लोगों का साथ था। एक NGO है आश्रय अधिकार अभियान, उसने मेरे को देखा। जो अभी मैं करता हूँ वो उन NGO ने किया। मेरे को चाचा देखा कि मैं अच्छा आवाज़ें निकालता हूँ अलग अलग एक्टर की, और बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट की आवाज़ निकालता हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, इसको हॉस्टल भेजना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो तब जाके मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं 4-5 जगह से भाग चुका हूँ घर से तो था ही। और जो मेरे को छोड़ने जाते थे रिहैब सेंटर, तो वहाँ पे 6 महीने रहा, 8 महीने रहा, 9 महीने रहा, 1 साल तक रहा। और उसके बाद अब मैं खुद तो भागता था 2 बच्चों को साथ में लेके। इसलिए क्योंकि मेरा भागने का कारण ये था कि वहाँ पे ना मतलब फ्रीडम नहीं मिलती थी।
कि मेरे को बंदिश लगती थी, खाना पीना और फिर वहीं पे आके पढ़ाई करना। एक खुली आज़ादी मेरे को चाहिए थी कि मेरे को जो मेरा सपना है वो कर नहीं पा रहा था मैं, तो मुझे वो करना था। तो इसलिए मैं अलग अलग जगह पे जैसे प्रयास है, सलाम बालक है, डॉन बॉस्को एक NGO है, उनके भी होम चलते हैं, तो वहाँ से भागा, मतलब 4-5 NGO से। पहला एक ये जमघट है जिसमें मैं आया था 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में आया था। और पहला ये NGO है जिसमें मैं कभी नहीं भागा, क्योंकि ये जो NGO है वो जोड़ के रखती है कि जो हमारे सपने हैं वो पूरे करती है। तो आपने हुमा कुरैशी का नाम सुना है, जो फिल्म एक्टर है हुमा कुरैशी। तो हुमा दीदी जो है वहाँ पे आते थे, और मुझे ये भी था कि मैं बहुत छोटा सा था, तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली मेरे को कि मुझे नाटक करना चाहिए। वो मेरे को हुमा दीदी आती थी, हुमा कुरैशी, वो आती थी और लेके मुझे जाती थी अलग अलग स्कूलों में थिएटर वर्कशॉप कराने के लिए। वो करवाती थी, मैं बस देखता रहता था। तो उनके साथ में मैंने काम किया और मुझे वहाँ से मुझे सीखने को मिला। और जितना भी सपोर्ट है, मतलब एक फरिश्ता कह लो, फरिश्ता है ही है जो आज मैं इन दोनों की बदौलत याद मैं करूँ। कोई बीच में सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 22-23 साल में अगर सिर्फ मैं ये क्रेडिट सिर्फ अपने को नहीं, बहुत सारे लोग जमघट में, बहुत सारे लोग, मृदु जैसे, अंकित भैया जैसे, और बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो एक दूसरे को, मेरे को भी जानते हैं और मृदु को भी जानते हैं। उनके वजह से आज हम ये बोल सकते हैं कि 150 बच्चे एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और वो अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम, मेरे को कभी कभी ये भी लगता है कि अगर सड़क पे 22-23 साल में हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे, अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता, कम से कम 30 से 35 बच्चों को तो इस दुनिया से जाते हुए देखा है। सब नशा कर रहे हैं, खुलेआम रहते हैं, और सिर्फ नशा नहीं कर रहे हैं, उनको पुलिस वाले, जैसे अभी आप नाटक में देख रहे थे कि कैसे वो मार रहे थे, तो लोग, बच्चे रात में, और लोग रात में सोते हैं, पुलिस वाले आते हैं और डंडे से मारते हैं बहुत बुरे तरीके से। तो आप सोचिए कि आप सड़क पे सो रहे हैं और एकदम गहरी नींद में हैं और कोई आके आपको डंडे से मारे। सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जो होमलेस लोग हैं, जो होमलेस बच्चे हैं, जो सड़क पे रहने वाले बच्चे हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं और वो खुले आसमान के नीचे ज़मीन पे सोते हैं और अपने आप को किसी तरीके से बचाते हैं, और जो नहीं बचा पाते, ठंड नहीं सह पाते, वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो अलग अलग तरीके का समस्या है। पूरे दिल्ली में रैन बसेरों की संख्या, रैन बसेरा मतलब जहाँ पे होमलेस लोग और होमलेस महिलाएं, बच्चे रहते हैं, जिसको हम आश्रय गृह बोलते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा वो चलाया जाता है। तो वहाँ पे पूरे, अगर दिल्ली की में होमलेस लोगों की संख्या में बताऊँ तो करीब 1 लाख है, और जो शेल्टर होम है वो 200 है, और एक शेल्टर होम में 60 से 70 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। गवर्नमेंट ज़रूर से सर्दियों में कुछ टेम्पोररी शेल्टर लगाते हैं, लेकिन वो भी इनफ नहीं है। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। सबसे ज़्यादा जो सड़क पे रहने वाले बच्चे हैं और लोग हैं, उनको आप
बताना चाहेंगे कि कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी होती होगी होमलेस लोगों को? सॉरी, क्यों? तो बताओ ना, एक मिनट सुनते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बोला। तो बारिशों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चों के पास, जो होमलेस लोग हैं, उनके पास ना कोई लॉकर होता है। जो कपड़ा उनके पास होता है वो अगर गीला हो जाता है तो फिर उनके शरीर में ही सूख जाता है। और अगर वो अभी तो हम साफ सुथरा दिख रहे हैं, सड़क पे जब बच्चे रहते हैं उनको आप देख के ना आप उनसे दूर भागेंगे, आप उनके पास नहीं आना चाहेंगे। तो जो जनरल पब्लिक है, अगर वो दुकान के पास जाके, और ऐसे अगर मान लीजिए कि दुकान है, मेरा दुकान है, और कोई होमलेस बच्चा या लोग आके यहाँ पे खड़े हो जाएं अपने को बारिश से बचाने के लिए, तो कैसे बोलते हैं, चल 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 टंग कहीं क्या, भाग ऐसे, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह का हमारा काम है। और हाँ, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दिया है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो ज़रूर से पूछ सकते हैं। आप सवाल बेटे बताओ ना, पूछो ना। हाँ, तो उस तरह के बच्चे आते हैं। अब जैसे जब हमारे पास आते हैं तो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट उनको देते हैं, एक घर जैसा इन्वायरमेंट देते हैं। तो जब हम होम में रखते थे बच्चों को, तो एक परिवार जैसा माहौल देते थे। तो उसमें मम्मी पापा तो हम नहीं बन सकते थे, लेकिन हम क्या करते थे, हम बहुत, अगर कोई बच्चा कुछ बोलता था ना, हम बहुत प्यार से उसको सुनते थे। अगर उनके लिए कोई सामान आता था तो उन तक वो पहुंचाते थे। अगर वो कोई बात बोलना शुरू करता था तो ऐसा नहीं करता था मैं कि अभी ना मेरे को घर जाने का मन है। तो मैंने अपना सिर्फ वो 8 घंटे वाला, 10 घंटे वाला सिर्फ ड्यूटी नहीं किया, आप समझ रहे, जॉब नहीं किया मैंने। मेरे को याद है कि मैं एक बच्चे के साथ अगर 7-8 बजे बैठता था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, और वो रात को 1-2 बजे तक छत पे वो सिर्फ मेरे से बात कर रहा है और वो सारी चीज़ें बता रहा है। तो वो मेरे को लग रहा है कि वो बच्चे का जो मानसिक सिचुएशन था उसको परिवर्तन करने में बहुत मदद किया। और अगर बच्चा बोलता था कि मेरे को घर जाना है, या मेरे को, अगर उसको रोने का मन करता था, तो मैं उसको ये नहीं बोलता था कि चुप हो जा, क्यों रो रहा है, तो मैं उसको ऐसे साथ में रहता था ताकि वो रो पाए और अपनी फीलिंग बता पाए। और ऐसे मेरे को लग रहा है कि सिर्फ मैं नहीं, संस्था में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस फीलिंग को सुना, उसकी आवाज़ को सुनी, जिसके वजह से आज बच्चे अपने घर वापस गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर में सब कुछ है, उनके घर में उनके अपना फैक्ट्री है, उनके घर में टेलीफोन उस समय था, घर में सब कुछ था, और फिर भी वो बच्चा, उसके पापा ने मारा और फिर वो घर से भाग के आ गया। तो इस तरह की चीज़ें किया बच्चे की हमने। थैंक यू। कोई और कुछ पूछना चाहेगा? हाँ, नमस्ते, मेरा नाम लीगल है, मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि मेरा ये सवाल था कि आप एक्टिंग को किस नज़रिए से देखते हैं? सॉरी, आप एक्टिंग को किस नज़रिए से देखते हैं? एक्टिंग, मेरे को लगता है कि बच्चों के अंदर जो
सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो थिएटर फॉर चेंज, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम नाटक करते थे, इन बच्चों के अंदर ना, इन बच्चों, सॉरी ऐसे नहीं बोल रहा, इतना वायलेंस, इतना गुस्सा अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने लिए था, और थिएटर ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। थिएटर ने बच्चे को, जब थिएटर करते थे बच्चे, तो वो बहुत सारा थेरेपी की तरह काम किया, कि जब वो नाटक करते थे तो उसमें वो गुस्सा भी दिखाते थे। अब जैसे कि जो मारने वाला सीन था, उनके अंदर वायलेंस होता था, तो वो यहाँ पे निकल जाता था। या बहुत सारा हम थिएटर एक्टिविटी करते थे, जो जैसे अभी आपने देखा ना, शुरू में हम वो कर रहे थे, तो जब हम थिएटर एक्टिविटी करते थे, उससे वो बहुत मदद मिलता था उनको, ग्रुप को एक साथ लाने में, क्योंकि हमारा मकसद था कि हम बच्चों का एक नाटक बनाएंगे और प्रिंस चार्ल्स के सामने दिखाएंगे। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सड़क के बच्चे सब, जब हम बोलते थे कि आओ थिएटर का प्रैक्टिस करने के लिए, तो सब बच्चे अलग अलग जगह पे, पता चला कोई बाथरूम में जाके सिगरेट पी रहा है, कोई जाके उधर सुलेशन पी रहा है। जब हम सबको एक साथ लाके और थिएटर प्रैक्टिस करते थे, तो वो बहुत बड़ा मेरे को लग रहा है कि परिवर्तन लेके आया। तो थिएटर फॉर चेंज सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं, मेरे को लग रहा है कि मेरे खुद के अंदर अगर थिएटर नहीं होता तो शायद मैं जमघट नहीं शुरू कर पाता, और बहुत सारे ऐसे दोस्तों से नहीं मिलता, शायद मृदु से नहीं मिलता, अंकित से नहीं मिलता, और बहुत सारे साथियों से नहीं मिलता। तो मेरे को अपने लिए मेरी डेवलपमेंट बहुत हुई है, और मेरे साथ साथ और लोगों की भी डेवलपमेंट हुई है। थैंक यू। एक और क्वेश्चन था कि एक्टिंग के लाइन में कितना स्ट्रगल है? स्ट्रगल है, और मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ एक्टिंग में स्ट्रगल है, हर फील्ड में स्ट्रगल है, मेरे को लगता है। पर मेरे को ये भी लगता है कि अगर मैं आपको अभी अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब हमने जमघट शुरू किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, और हमने कभी नहीं सोचा कि हम एक इतनी बड़ी संस्था बनाएंगे जिसमें हम 864 बच्चों के साथ काम करेंगे। पर लगन, मेहनत, ईमानदारी, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि 22-23 साल पुरानी दोस्त हैं, आज भी वो मेरी दोस्त हैं, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक हम एक दूसरे को जानेंगे। और वो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं मृदु को जानता हूँ। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि वो लगन, ईमानदारी और कॉन्फिडेंस ने मेरे को 14 बच्चों से आज 864 बच्चों के साथ हम काम कर पा रहे हैं। जमघट में 1 से शुरू हुआ, अभी 40 लोग फुल टाइम काम करते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि स्ट्रगल हर जगह है, पर अगर आप मेहनत करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाता है वो मिलना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शुभम, मैं क्लास 11 कॉमर्स में पढ़ता हूँ। बेसिकली मैं डांसर हूँ और मेरे को आगे चल के छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में सिनेमा आर्टिस्ट के रूप में काम करना है। लेकिन कभी कभार ऐसी परेशानी आती जैसे कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते और लोग क्या बोलेंगे करके ऐसा कुछ बोलते रहते, तो वो चीज़ को अवॉइड करके हम लोग को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मेरे साथ भी बहुत चैलेंज आया। मैं अपने पापा को बोलता हूँ कि बोलता था, अब तो मेरे पापा नहीं हैं, मैं बोलता था कि वो पूछते थे क्या करते हो तुम। तो 12वीं के बाद बिहार से मैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आया और मैं उनको बोलता था कि मैं नाटक करता हूँ। तो वो बोलते नाटक करते तुम, ऐसे बोलते थे। तो पर नाटक करने में मेरे को मज़ा आता था और बहुत दिनों तक पापा मेरे कन्विंस नहीं थे, पर मैंने थिएटर में इतनी सारी चीज़ें किया और मैं आपको बता रहा हूँ कब पापा को लगा कि हाँ ठीक है मेरा बेटा कुछ कर रहा है। मेरे पापा बिहार पुलिस में थे, तो एक ना पाकिस्तान जाने का मौका मिला जमघट के बच्चों को लेके।
एक क्रिकेट फॉर पीस करके कैंपेन हुआ था, तो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हमने जाके नाटक किया और क्रिकेट खेला कारगिल के तुरंत बाद। तो फिर पाकिस्तान से बच्चे आए, बेटे मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ पर मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो जब वहाँ से बच्चे आए तो हम लोग मनमोहन सिंह से मिलने गए और वो एक फ़ोटो मिला मेरे को जिसमें मैं भी था मनमोहन सिंह के साथ, और वो मैंने अपने पापा को दिखाया कि पापा मैं ये करता हूँ, नाटक करता हूँ और नाटक की वजह से, और उस समय वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो फ़ोटो पापा अपने डिपार्टमेंट में और गांव में सबको दिखाते थे कि मेरा बेटा ये करता है। तो वो मेरे लिए, मेरे को लगता है कि पापा भी बहुत खुश थे और मैं उनको बता पाया कि देखो जो मैं करना चाह रहा था उसमें मैंने यहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि जो भी बहुत सारे लोग बोलेंगे फैमिली, पर मेरे को लग रहा है कि फैमिली को भी कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। और मेरे को लग रहा है कि जो मैं आपको बोल रहा था, अगर लगन है तो कुछ भी मिल सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। आंसर दिया गया आपके सवाल का? आंसर मिला क्या? जी थैंक यू। कुछ और नहीं? हाँ प्लीज। आपने किसी मूवी में काम किया? मूवी में काम नहीं किया। मेरे बहुत सारे दोस्त मूवी में काम करते हैं, पर मैं उस तरफ कभी गया नहीं। क्यों? क्यों मतलब मेरे को लगता है कि मैं जो ये वाला काम करता हूँ उसमें बहुत मज़ा आता है, और कभी ऐसा सोचा नहीं, पता नहीं फ्यूचर में। थैंक यू। थैंक यू सबको। कैसा लगा? सवाल है? हाँ। गुड नमस्ते, मेरा नाम आर्या चतुर्वेदी है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको ये प्रेरणा कहाँ कि आपको ये करना है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब पढ़ने आया ना तो मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। मैं अपने आप को ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूँ। थिएटर शुरू कर दिया बेटे जी, थिएटर शुरू कर दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग समय पे इंस्पायर किया है। तो एक मैं और मृदु दीदी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, अभी भी है, प्रवाह, वहाँ पे वहाँ उन लोगों ने बहुत इंस्पायर किया है एक समय पे। फिर दूसरे समय पे किसी और ने इंस्पायर किया। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने इंस्पायर किया। हाँ, अभी मेरे को एक मेरे गुरु हैं जिनका नाम है गगन अलदखा, जो बहुत अच्छे मेंटर हैं। तो जब भी मैं परेशान होता हूँ तो वो मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो इंस्पायर अलग अलग लोगों ने किया। जी, ये मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू। और कुछ है? हाँ। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम मोहम्मद हयात अज़हर कुरैशी है। मेरा सवाल था कि जब आपने फर्स्ट टाइम किसी एनजीओ को ज्वाइन किया था तो आपकी एज क्या थी और कौन से एनजीओ को ज्वाइन किया था सर? हाँ, तो दीदी जिसमें काम करती थी उसमें ही ज्वाइन किया एज अ वॉलंटियर। और मेरे को याद है एक एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया और उसके कुछ दिन बाद एक कैंपेन आया, जिसका जो कैंपेन था वो से नो टू फायर क्रैकर्स। मतलब उस समय, मतलब मेरे को लग रहा है कि 98-99 की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस समय क्या था कि से नो टू फायर क्रैकर्स मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का एक कैंपेन था जो दिल्ली में अलग अलग स्कूल में जाके, स्कूल असेंबली में जाके नाटक करना होता था। तो मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा उम्र होगा उस समय 18-19, तो ये उम्र था। उस समय मैं एज अ वॉलंटियर करना शुरू किया, पर मैं लकी हूँ कि मैं एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया, फिर मेरे को एज अ पेड वॉलंटियर करने का मौका मिला। मतलब जो मैं काम कर रहा था उसके लिए मेरे को पैसे मिल रहे थे। तो 400 नाटक किया अलग अलग स्कूल में जाके, और इसलिए किया क्योंकि मैं पढ़ने आया था। मेरा रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, कॉरस्पॉन्डेंस में एडमिशन हुआ,
जिसकी वजह से मेरे पास पर्याप्त समय था। तो मैं क्योंकि कॉलेज नहीं जाता था तो मेरे पास समय होता था, तो मैं नाटक करता था और वो वहाँ से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो ये उम्र रहा होगा। हाँ बेटे जी, सॉरी। मैं खड़े नहीं हो सकती तो मैं बैठे बैठे आपसे पूछ एकदम सकती हूँ? एकदम। मुझे ये पूछना था कि जब आप उन बच्चों के साथ बात कर रहे थे या फिर उनके साथ जो कुछ भी कर रहे थे, तो आपका मनोबल नहीं टूटा? आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं छोड़ दूँ सब कुछ? बहुत बार, लेकिन बहुत मोटिवेट भी होता था। मनोबल कैसे टूटता था कि बच्चे लोग ना, मैं बोल के जाता था कि आप लोग ना वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए चले जाना, और बाद में पता चलता था कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बच्चे नहीं जा रहे हैं, वो पार्क में जाके और उस जो आने जाने का जो बस फेयर या ऑटो फेयर, उससे वो कुछ नशे का सामान लेके और वो पार्क में बैठ के नशा कर रहे हैं। तब मेरे को लगा कि ये उस समय मेरा मैं थोड़ा डीमोटिवेट होता था। इसके अलावा बच्चे के साथ हम 3 महीना 6 महीना काम करते थे और वो पता चला, वो दीदी भी हमारे साथ बहुत बार गई हैं, तो बच्चा अभी घर में है और शाम को जब हम आ रहे हैं तो पता चला, या दिन में कभी भी आ रहे हैं तो पता चला कि वो बच्चा ना सड़क पे वापस चला गया। तो हम उस समय बहुत टूट जाते थे, लेकिन हम छोड़ते नहीं थे, क्योंकि वो 6-8 महीने का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ खाना रहना ये सब नहीं, इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलर बात करना, उसके साथ एक्टिविटी करना। तो हमको लगता था कि वो वापस फिर से सड़क पे चला गया है तो फिर वो नशा करना शुरू कर देगा, और करना शुरू कर देता था, तो फिर हमारा वो चेन टूट जाएगा, तो हम तुरंत भाग के जाते थे। तो ऐसा होता था कि एक बच्चे को लाने के लिए हम लोग 16 बार गए हैं, छोड़ा नहीं है उसको, लेके आए हैं, उसके साथ काम किया है। आज वो अपनी जीवन जी रहा है, उसके 2 बच्चे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ना मेरे को मोटिवेट करती हैं। तो डीमोटिवेट भी होता था, पर मोटिवेट करने वाला ऐसा जब एग्जाम्पल सामने होता है तो मेरे को बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं। मेरे को लगता है कि इस जीवन में आने का मेरा मतलब समझ में आ जाता है जब इरफान जैसे बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में अच्छा कर रहे होते। तो थैंक यू। हाँ, मैं ये बहुत अच्छा करते हैं, एक्टर का मिमिक्री। अच्छा है। पहचान कौन, किसकी आवाज है? अरे क्या बात कर दी, सबने क्या काम किया है, बहुत अच्छा। किसका ये? अरे बताओ ना भाई। ओके, आपकी उम्र के एक कलाकार है, उनकी आवाज निकालते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो बिल्कुल नहीं मारेगा, मुझे स्कूल नहीं जाना। आइला, पहचान गए, मेरा दोस्त आएगा। गाना सुना रहे हैं। आप लोग गाना गाते हो? हाँ या ना? तो एक गाना हो जाए, दोस्ती के ऊपर है, दोस्ती के ऊपर, ठीक है? चलिए, सबको आता ही होगा। 1 2 3 स्टार्ट। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थोड़ा तेज। 1
2 3 स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं उनके बारे में। थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया। और मैं तो कहूँगी कि उम्मीद नहीं, यकीन है मुझे कि लोगों तक वो पहुँचा ही जो आप पहुँचाना चाह रहे थे। और मतलब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस तरह का हार्ड लर्निंग मुझे लगता है हमारे लिए पहली बार ही था। इतना हाईली एनर्जेटिक, मतलब सब मुझे लगता है उस एनर्जी के साथ भरे हुए हैं। और मतलब मैं सिर्फ इंटरेक्टिव या स्पीच नहीं कहूँगी, मुझे लगता है सब कनेक्ट कर पाए बहुत डीपली, बहुत इमोशनली। जो दीदी ने एक वर्ड कहा कि सब इमोशनली अटैच फील कर रहे हैं आप लोगों से, आप जो पहुँचाना चाह रहे थे उस चीज़ से। और जो एक्ट भी था मुझे लगता है कि हमारे सामने भी कभी कभी कुछ कुछ ऐसा होता रहता है, पर हम इतना डीपली नहीं सोचे रहते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो वो एक बार और हम उस जगह पे खड़े हो जाते हैं कि अच्छा ये सब हो रहा है और इतनी ऐसी स्थिति है। तो मुझे लगता है बाकी सब तक ये बात पहुंची थी। और मुझे ये थिएटर का एक वो भी पता चला कि कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन है ये वाला, कि कोई चीज़ पहुंचानी है तो उस पूरे एक्ट से कितने बहुत सटल वे में लोगों तक पहुंच जाती है, बहुत आराम से लोग उसको फील कर पाते हैं कि सही बात है, ऐसी एक स्थिति है। उसका एक और एग्जांपल जो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैं इससे पहले इनको बहुत बार बोलती रहती हूँ या तो तेज़ बोलो या शांत रहो ये सब, पर आपके एक एक्सप्रेशन से इनका वॉल्यूम बढ़ गया। तो मुझे समझ में आता है कि ये आपकी एक स्ट्रेंथ है कि आपने बस इनको एक इमोशन, एक वो दिया, एक्सप्रेशन दिया, इन सबका वॉल्यूम अचानक से रेज हो गया और वो आपके साथ वाइब करने लगे। तो डेफिनेटली एक ताकत है इस चीज़ की। तो थैंक यू सो मच भैया। एंड मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंटरैक्टिव एट द सेम टाइम बहुत मीनिंगफुल सेशन रहा हमारा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एक ओवरव्यू मिला कि कैसी ज़िंदगी कुछ लोग जी रहे। मुझे लगता है उसमें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की है कि जैसे भैया उनके साथ काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को ऑन करके उनके साथ काम करने का एक डिसाइड किया। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सब यहाँ पे हैं, आप सारे बच्चे हैं, वो इसको फील करें कि कितने प्रिविलेज्ड हैं हम लोग। उस तरह से प्रिविलेज्ड का मतलब ये है कि आपको चीज़ें प्रोवाइडेड है, आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, आपको जो बेसिक नीड से भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो हमारी ऐसे सेशन से मुझे लगता है जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें जो चीज़ें मिली हैं उसको हम ठीक से यूटिलाइज़ कर पाएँ। और फिर इतने सारे लोग जब ऐसे लोगों के लिए खड़े होंगे तो फिर बहुत सारे मतलब लोगों की संख्या वैसे कम हो जाएगी और हेल्प करने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि प्रोवाइडेड लोग ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमें जो चीज़ें या सुविधाएं मिली हैं उसको यूटिलाइज़ कर पाना और इतना कैपेबल हो पाना कि कभी हम मदद करना चाहें
तो ठीक से मदद कर पाएँ। जैसे सिर्फ उनको चीज़ें प्रोवाइड करके नहीं, उनको ज़िंदगी में खड़ा करके उनकी हेल्प कर पाएँ, यहाँ तक पहुँचना चाहिए। और उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अभी जो है उसको ठीक से हम अपने लाइफ में यूटिलाइज कर पाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को वैसे कर पाते हैं और कैपेबल बन पाते हैं ये बच्चे। तो मैं ऐसे मतलब निकाल पाती हूँ इस पूरे सेशन का सार कहना चाहिए। तो थैंक यू भैया, मुझे लगता है ये बहुत ही इंस्पायरिंग एट द सेम टाइम इमोशनली कनेक्ट करने वाला सेशन रहा। एंड स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, स्टाफ भी सारी चीज़ों से कनेक्ट कर पाए और जो वहाँ बीत रहा है उसको इतना डीपली कनेक्ट कर पाके उसके लिए फिर अपने आप को कैपेबल बना पाना हमारे लिए एक मीनिंगफुल आउटकम रहेगा इस सेशन का। तो थैंक यू सो मच। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिससे मुझे लगता है कि वो कनेक्ट कर पाए, इसका एक प्रमाण है ही। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होंगे पर वो धीरे धीरे उनको अपनी लाइफ में आंसर मिलते रहेंगे। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मोमेंटो के रूप में एक डायरी और पेन है हमारे स्कूल का, उसको प्रदान करने के लिए मैं हमारी वाइस प्रिंसिपल और डायरेक्टर को इनवाइट करती हूँ कि इरफान भैया और अमित भैया को ये दे। थैंक यू भैया। ये मानव तीर्थ में एक्चुअली हैंडमेड वो है, तो वहाँ पे जितने भी फूल है उसको मिला के बच्चे वहाँ पे बनाते हैं। ठीक, तो थैंक यू।